हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कक्षा 10 की जो लोकतांत्रिक सरकार है उस पुस्तक को पढ़ रहे थे। हमने उस पुस्तक को पढ़ा, उस समय हमने उसका प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी तथा दूसरा अध्याय संघवाद को पढ़ लिया था। अब हम दोस्तों तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और विविधताएं, अर्थात लोकतंत्र में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में देखा कि किस प्रकार से भाषाई विविधता और क्षेत्रवाद के बाद कारण ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक मजबूत शासन व्यवस्था के रूप में उभरती है। इस प्रकार से हमने पिछले अध्यायों में यह भी पढ़ा है कि सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच समन्वय बनाकर उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही होता है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अनेक प्रकार की विविधताओं के बाद भी सभी लोगों को समन्वय के साथ तथा आपसी एकता व सामूहिकता की भावना को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। दोस्तों, आज हम तीसरे अध्याय में यही पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है दोस्तों, अनेक सारी विविधताएं होने के बाद भी यहाँ सभी लोगों को समान नागरिक प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम, जैसे भारत है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय के लोग तथा अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग तथा अनेक प्रकार की वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराओं को अपनाने वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से, प्रॉपर रूप से किया जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में नागरिक अनेक प्रकार के आंदोलन वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही एक आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बात 1968 ईस्वी की है। दोस्तों, इस समय अमेरिका में एक नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। दोस्तों, इस समय की बात है, जो मैक्सिको है वहाँ एक ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा था। बात कब की कर रहे हैं दोस्तों? 1968 की। 1968 के इस ओलंपिक में जो 200 मीटर की रिले दौड़ होती है, उसमें जो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक विजेता है, उन खिलाड़ियों ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ उपाय किए। अर्थात जब स्वर्ण पदक समारोह आयोजित किया जा रहा था, उस समय पोडियम में खड़े होकर उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षार्थ के लिए कुछ प्रयास किए। उनमें क्या प्रयास थे दोस्तों? जैसे जो स्वर्ण पदक विजेता व्यक्ति था, टॉम स्मिथ, ये अमेरिका का निवासी था और इसने स्वर्ण पदक जीता था। ये एक अफ्रो अमेरिकन समुदाय का था। अफ्रो अमेरिकन समुदाय से तात्पर्य दोस्तों, या तो इसके पिताजी अफ्रीका से होंगे या इनकी माताजी अफ्रीका से होगी, ठीक है, या फिर इनके पिता और माता में से कोई एक अमेरिका से होगा। अर्थात दोनों अलग अलग देशों के निवासी होंगे और उनसे उत्पन्न संतान को अफ्रो अमेरिकी संतान कहते हैं। तो दोस्तों, टॉम स्मिथ भी एक अफ्रो अमेरिकी संतान थी, अर्थात एक अश्वेत अमेरिकी। क्या था दोस्तों? एक अश्वेत अमेरिकी था टॉम स्मिथ। वैसे ही रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन, ये एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिन्होंने इस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और जो कांस्य पदक विजेता है दोस्तों, वो है जॉन कार्लोस। ये भी एक अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी था दोस्तों। अर्थात ये भी इसके माता पिता में से कोई एक अमेरिकी और कोई एक अफ्रीकी मूल का निवासी था। अर्थात अफ्रो अमेरिकी संतान से उत्पन्न व्यक्ति कौन था? जॉन कार्लोस। तो यहाँ दोस्तों दो खिलाड़ी ऐसे थे जो अफ्रो अमेरिकी मूल से संबंधित थे, अर्थात अश्वेत थे। दोस्तों, जो अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, इसमें भी विवाद किसका था? श्वेत बनाम अश्वेत का। किसका था दोस्तों? श्वेत बनाम अश्वेत का। अर्थात जो गोरे और काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको समान अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे थे, उसको लेकर विवाद चल रहा था।
तो दोस्तों यहाँ इन लोगों ने नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए या नागरिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो इन खिलाड़ी हैं, कौन कौन से दोस्तों, जो अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी हैं टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जब पोडियम में पदक समारोह किया जा रहा था तो उन्होंने पोडियम पर खड़े होकर अपना एक हाथ मुट्ठी बांधकर ऊपर की तरफ किया, गर्दन नीचे झुका रखी थी, गले में मफलर डाल रखा था जो भी ब्लैक कलर का। दोस्तों ब्लैक कलर का मफलर अफ्रो अमेरिकी लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक होता है। दोस्तों ये नंगे पांव थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जो पीटर नॉर्मन था, जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था, जिन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों का साथ देते हुए अपने जो जर्सी, जो उन्होंने जर्सी पहन रखी थी, उस जर्सी पर मानव अधिकारों का एक बिल्ला लगाकर इसका विरोध किया था। दोस्तों इस कारण से इस समय की जो ओलंपिक समिति थी, उस ओलंपिक समिति ने इनका विरोध किया और विरोध करने के बाद इन तीनों के पदक वापस ले लिए। दोस्तों इस प्रकार से मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए विरोध के कारण इन तीनों को अपने पदक को गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मित्रों इस समय 2006 में जो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी था, इसकी डेथ हो गई और इसकी डेथ में दोस्तों टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों व्यक्तियों ने इसकी अर्थी को कंधा दिया था। दोस्तों यही मित्रता थी कि इन्होंने, पीटर नॉर्मन ने इनके जो अधिकार थे, जो अधिकारों के लिए जो मांग कर रहे थे, उनका साथ दिया और साथ देने के कारण ही इन लोगों ने इनकी मृत्यु पर इनकी अर्थी को कंधा दिया। अर्थात दोस्तों ऐसा भेदभाव लोकतंत्र में नहीं होता, जहां या तो किसी प्रकार का समुदाय रह रहा हो या श्वेत बनाम अश्वेत हो, ऐसी स्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अधिकार सभी के लिए प्रॉपर रूप से समान होते हैं, अर्थात प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसके आगे का टॉपिक है दोस्तों हमारा समानताएं, असमानताएं तथा विभाजन, जो पढ़ेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समानता, असमानता व विभाजन। क्या है? समानता, असमानता और विभाजन। समानता क्या होती है दोस्तों? समानता होती है किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश व जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना ही समानता है। अर्थात किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, उसे ही समानता कहते हैं। दोस्तों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। दोस्तों बेल्जियम व श्रीलंका दोनों में दोस्तों हमने देखा कि यहाँ भाषाई और क्षेत्रता के आधार पर, भाषाई व क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया दोस्तों? भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन दिखाई दिया, जिसमें हमने देखा कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी, अलग अलग भाषा बोली जा रही थी। वहीं श्रीलंका में दोस्तों यह विभाजन भाषा व क्षेत्रीयता दोनों आधार पर दिखाई दिया। समझ में आए दोस्तों? क्या अगर हम बात कर रहे हैं समानता की और असमानता की, तो यहाँ हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका की हमने पिछले अध्याय में कहानी पढ़ी। बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार से क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही असमानता से क्या तात्पर्य है? असमानता दोस्तों जब समान के साथ समान और असमान के साथ असमान
जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? असमानता, जिसे हम छुआछूत भी कह सकते हैं। छुआछूत क्या कह सकते हैं दोस्तों? छुआछूत भी कह सकते हैं। दोस्तों, समानता और असमानता के कारण ही क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। अगर किसी क्षेत्र में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है तो क्या किसका कारण बनती है? विभाजन का कारण बनती है। और यदि वहाँ समानता बनी हुई है तो उस क्षेत्र का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि उनमें परस्पर समन्वय बना रहता है। अभी हमने पढ़ा था समानता, असमानता और विभाजन, अर्थात असमानता के कारण किस प्रकार से क्षेत्रीय विभाजन हो जाता है। यदि समानता बनी रहती है तो समन्वय स्थापित होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। नेक्स्ट पॉइंट यह है दोस्तों, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इसमें भेदभाव समाज में किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक सामान्य सी घटना है, आप लोगों को आपके आसपास ये देखने को मिलता होगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई न कोई सामाजिक भेदभाव आपको दिखाई देता होगा, अपने क्षेत्र विशेष में भी या फिर आपके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती होगी। दोस्तों, जन्म के साथ ही व्यक्ति के साथ भेदभाव होना प्रारंभ हो जाता है। किसके साथ दोस्तों? जन्म के साथ ही, अर्थात आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का रंग गोरा होता है, कोई काला होता है, चमड़ी के आधार पर दोनों में भेदभाव होता है, रंग रूप के आधार पर, उसके अलावा उसकी मानसिक क्षमताओं के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के सामाजिक विभाजन केवल जन्म पर आधारित नहीं होते। किस पर आधारित नहीं होते दोस्तों? किस पर आधारित नहीं होते? जन्म पर आधारित नहीं होते। अभी भेदभाव होता है, जन्म पर आधारित नहीं होता तो और किसके साथ होता है? जन्म होने के बाद सामाजिक रूप से भी हमारे साथ भेदभाव होता है, अर्थात समाज के लोग हमारे बीच में ये विडंबनाएं पैदा करते हैं कि आप इस कास्ट से हो और आप हमारे यहाँ हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमारे साथ ये नहीं कर सकते, ठीक है, किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अर्थात जन्म के साथ ही उसके साथ भेदभाव नहीं होता, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उसके साथ भेदभाव होता है। दोस्तों, अब देखो, आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति का पेशा अलग होता है। कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की किस खेल में रुचि है, कोई व्यक्ति कौन सा खेल खेलना पसंद करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति कौन सी गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है। तो हम ये थोड़े मान लें कि प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग गतिविधि कर रहा है तो वो हमारे से बिल्कुल अलग हो गया है, तो अर्थात हम ये उसके साथ भेदभाव करना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार की गतिविधियाँ होना समाज में भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न करना है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अगर यदि लेती भी है सामाजिक विभाजन का रूप, सामाजिक विभिन्नताएं, तो एक प्रकार से वो एक पुल का भी काम करती है, अर्थात वो समाज के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अर्थात आपस में समाज को एक दूसरे के साथ बांधे रखने का कार्य भी करती है। समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन समाज आज भी जुड़ा हुआ है। हम भारत के बारे में कहते हैं, भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है और हम उन विविधताओं में हमें एकता दिखाई देती है, अर्थात हम लोग एक रूप से रहते हैं, अर्थात किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। हमने देखा होगा अक्सर से कि जो एक धर्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद को एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या समुदाय अलग अलग होते हैं। कोई कौन सी जाति से आता है, कोई कौन से समुदाय से आता है, ठीक है, लेकिन वे अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी क्या करते हैं, एक ही जाति के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य जाति तो क्या है, मनुष्य, लेकिन इसका मनुष्य का धर्म अलग है। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई जैन होगा, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से ये इनमें विभाजित है, लेकिन इसकी जाति क्या है? मनुष्य जाति, अर्थात वो मनुष्य जाति में पैदा हुआ है, लेकिन उसके धर्म अलग अलग हो गए हैं। इस प्रकार से हम मनुष्य में जन्मजात विविधताएं नहीं होती। विविधताएं कब होती है? जन्म के बाद होती है, या सामाजिक रूप से समाज उन्हें ये प्रदान करने का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अर्थात बहुत सारी विभिन्नताएं होने के कारण आपस में क्या होता है? सामंजस्य बना रहता है और उनके बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों अमेरिका में दोस्तों श्वेत बनाम अश्वेत का युद्ध चलता रहता है। अमेरिका में श्वेत बनाम अश्वेत का युद्ध चलता रहता है। दोस्तों इसमें श्वेत लोग अधिक विकसित है, जबकि अश्वेत लोग क्या है? गरीब, असहाय, निर्धन तथा अशिक्षित। तो जो अमेरिका में जो लोग हैं अश्वेत, वो क्या है? गरीब, असहाय, निर्धन तथा अशिक्षित हैं। इस कारण से जो इनके बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है। अर्थात यहाँ विभिन्नताएं हैं अश्वेत बनाम श्वेत की। और दूसरी देखिए हमारे देश में दोस्तों, हमारे देश में भी बहुत सारे वर्ग और संप्रदाय निवास कर रहे हैं। इन वर्ग और संप्रदायों के बीच में भी आपस में सामाजिक रूप से टकराव देखने को मिलता है। हमने देखा है कि जो निम्न वर्ग का लोग है वो अत्यधिक गरीब है, ठीक है, भूमिहीन है, उसके पास भूमि भी नहीं है, और वो भेदभाव और अन्याय का शिकार होता रहता है। इस प्रकार से हम एक उदाहरण लें दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का क्या है दोस्तों? इसमें यहाँ दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। उत्तरी आयरलैंड में भी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं और नीदरलैंड में भी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जो यहाँ जो ईसाई समुदाय रहता है वो प्रोटेस्टेंट, कौन सा? प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक समुदाय निवास करता है दोस्तों। कौन सा? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय निवास करता है। अब जो उत्तरी आयरलैंड है, इन दोनों के बीच में बहुत गहरी असमानता दिखाई देती है दोस्तों, क्योंकि कैथोलिक जो समुदाय है, ये कैथोलिक समुदाय गरीब है। क्या है दोस्तों? गरीब है, ठीक है। इनके पास आर्थिक रूप से जो संसाधन है उनकी कमी है। ये लोग अशिक्षित भी हैं। इसके अलावा हम देखें कि ये लंबे समय से इनके साथ क्या होता जा रहा है? भेदभाव होता आ रहा है। जबकि नीदरलैंड की बात करें दोस्तों, नीदरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट वर्ग है, ये वर्ग नीदरलैंड में दोस्तों प्रोटेस्टेंट वर्ग तथा कैथोलिक वर्ग दोनों के मध्य समानता दिखाई देती है। अर्थात इन दोनों में ही अमीर भी हैं और दोनों में ही क्या है? गरीब भी हैं। दोनों में क्या है? अमीर भी है और दोनों में गरीब भी है। अर्थात इनके बीच में किसी प्रकार का कोई असमानता दिखाई नहीं देती है। जबकि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय के बीच में असमानता दिखाई देती है। कारण क्या है कि कैथोलिक समुदाय है वो गरीब है, ऐसा ही है। इस कारण से प्रोटेस्टेंट वर्ग और कैथोलिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक है और जो प्रोटेस्ट हैं उनके बीच में हमेशा युद्ध बना रहता है, अर्थात मारकाट चलती रहती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सांस्कृतिक है, अर्थात वहाँ बहुत सारे समुदाय निवास करते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। उनकी सामाजिक वेशभूषा, सामाजिक रहन सहन, पहनावा और ये भी सब अलग अलग होते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से वे सब लोग समान हैं, ठीक है। इस कारण से बहुत सारे देशों में किसी प्रकार की कोई असमानता या सामाजिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। जब तक के लिए आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अर्थात सामाजिक विभाजन के लिए कुछ सामाजिक जो समुदाय हैं उनके नेता लोग राजनीति करते रहते हैं, जिस कारण समाज में विभाजन हो जाता है। अर्थात समाजों में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा पिछले जो टॉपिक में जो राजनीति और सामाजिक विभाजन है, जो इनका मेल है बहुत खतरनाक होता है। अर्थात जहाँ समाज के लोगों के बीच और राजनीति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ विभाजन होना निश्चित होता है। विभाजन होना निश्चित होता है, क्योंकि राजनीति किसके पीछे होती है दोस्तों? आपसी विभाजनों के पीछे ही राजनीति होती है। अर्थात दो समुदाय हैं, दोनों समुदायों को आपस में लड़ाकर अपना हित साध लेना, यही राजनीतिक दलों का कार्य होता है। दोस्तों उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देगा दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ राजनीति के कारण ही दोस्तों जो प्रोटेस्टेंट तथा जो रोमन कैथोलिक थे, इनके मध्य आपस में बहुत भयंकर सामाजिक विभिन्नता अर्थात भेदभाव देखने को मिलता है, जिस कारण यहाँ आपस में इनके बीच मारकाट भी चलती रहती है। दोस्तों यहाँ प्रोटेस्टों की आबादी लगभग 53% है, और जबकि रोमन कैथोलिक है इनकी आबादी 44% है। जो कैथोलिक है इनका प्रतिनिधित्व दोस्तों नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। जो प्रोटेस्टेंट है इनका नेतृत्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है। यूनियनिस्ट पार्टियां करती है। दोस्तों जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें जो प्रोटेस्ट और रोमन कैथोलिक हैं ये तो साथ रहते हैं। कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक दृष्टि के कारण अर्थात राजनीतिक हित के कारण जो दल हैं उन दलों के नेता प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिकों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इन कारण यहाँ भेदभाव तथा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब मित्रों जो यहाँ उत्तरी आयरलैंड में यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच में जो विवाद चल रहा है, आपसी टकराव चलता है, इसके कारण यहाँ बहुत सारे मारकाट में बहुत सारे सेना के जवान और नागरिक मारे जाते हैं। इसके लिए 1998 में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने जो नेशनलिस्ट है इनके बीच में और यूनियनिस्टों के बीच में एक समझौता किया, जिसके तहत ये आपसी भेदभाव को समाप्त कर आपसी समन्वय के साथ रहने के लिए इनको मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यदि अगर किसी राज्य में, किसी देश में, समाज में यदि सामाजिक भेदभाव है तो उसको राजनीति में नहीं प्रदर्शित होने देना चाहिए। अर्थात सामाजिक भेदभाव यदि राजनीति में प्रदर्शित हो गया तो ये समझ लीजिए दोस्तों ये क्या बनता है? एक विभाजन का कारण बनता है। दोस्तों ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक विभाजन की राजनीति के आयाम। अर्थात विभाजन किन किन कारणों से होते हैं, वो कौन कौन से आयाम हैं। दोस्तों पहले आयाम की बात करें कि लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अर्थात ये सामाजिक समूह क्या करते हैं, जैसे कोई इनका नेता हो गया, तो इनका जो नेता है वो नेता ये कहता है कि साहब आप तो इस समुदाय से बिलोंग करते हो और आप एक हो जाओ, जब भी आप लोगों का कल्याण होगा। ये दूसरे समुदाय वाले आपको जीने नहीं देंगे। तो क्या है, उन लोगों की पहचान के प्रति उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप समझो कि आप जाट समुदाय से आते हो, आप एकत्रित हो जाओ, आप मीणा समुदाय से आते हो, एकत्रित हो जाओ। तो ये आपस में क्या है, आप ब्राह्मण समुदाय से आते हो, एकत्रित हो जाओ। तो जो जिस समुदाय से आ रहा है उस समुदाय से वो कहते हैं कि आप सब लोग क्या हो जाओ, आपकी पहचान ये है, आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप मीणा हो, आप ये हो, आप वो हो। ठीक है, तो ये बता करके क्या करते हैं, उनकी पहचान बताते। तो इस कारण वो लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान के प्रति उत्साहित होकर के अपने समाज के प्रति जागृत हो जाते हैं और वो आपस में भेदभाव की स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों
बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। देखते हैं बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि हम पहले साहब, हम जैसे अमेरिका का निवासी है तो अमेरिका का निवासी पहले ये कहेगा कि हम तो साहब वाशिंगटन के निवासी हैं। कहाँ के? वाशिंगटन के निवासी हैं। जबकि भारत के निवासी सबसे पहले ये कहते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, उसके बाद में किसी राज्य विशेष के निवासी हैं। तो हमारी यहाँ पहचान क्या है? हमारी पहचान भारतवासी के रूप में है। जबकि यहाँ दूसरे देशों में देखें तो पहले जहाँ के वो निवासी है वहाँ की पहचान होती है। तो लोग क्या है, उनको उनकी पहचान के प्रति उकसाते रहते हैं। दूसरे आयाम की बात करें दोस्तों, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे रख रहे हैं। दोस्तों चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव के समय पता है क्या होता है? चुनाव के समय ये होता है कि अलग अलग मैनिफेस्टोज देते हैं लोग बाग, ठीक है, कि हम आपके समुदाय के लिए ये कर देंगे, ठीक है। या फिर जो इलेक्शन में जो प्रतिनिधित्व खड़े करते हैं तो प्रतिनिधित्व भी इस प्रकार से खड़े करते हैं दोस्तों, जो कि किससे? अलग अलग समुदायों से, अर्थात बहुमत के आधार पर कि यहाँ किस समुदाय की जनसंख्या अधिक है, ठीक है, उस आधार पर भी वो अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करने का काम करते हैं। या फिर संसद में जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करके आया है वो उन समुदायों की मांगों को कैसे रखता है? केवल एक समुदाय को विशेष बढ़ावा दे रहा है या फिर सारे समुदायों को समान रूप से बढ़ावा दे रहा है? यदि एक समुदाय को बढ़ावा दे रहा है तो दूसरा समुदाय उससे नाराज होकर क्या करेगा? अंतरकलह की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात वो सरकार से नाराज हो जाएगा कि आप लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, उस समुदाय को तो इतना कुछ दे दिया, हमें कुछ दिया ही नहीं है। अब हम बात करें तीसरे आयाम की। तीसरा आयाम है सरकार का रुख। दोस्तों सरकार का रुख, अगर सरकार सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है तो सामाजिक विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। सामाजिक विभाजन तब होता है दोस्तों जब क्या होता है, सरकार क्या करती है? आपस में भेदभाव करती है। जैसे अपन ने देखा बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, तो बेल्जियम में दोनों समुदाय को लोगों को, अर्थात फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया जा रहा था। जबकि श्रीलंका का हम एग्जाम्पल देंगे, सिंहली और तमिलों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, तो सिंहली को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी और जो तमिल लोग हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों अब हमारा ये तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और उसकी विविधताएं समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, उसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से संबंधित वो चैप्टर है दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।